एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास कवरेज में, क्योंकि सूर्य ग्रहण को लेकर हर एक जानकारी आपको मिलेगी न्यूज नेशन पर। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है जिसमें ज्योतिष आचार्य हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो आपको साइंस के लिहाज से और हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं वो ज्योतिष के लिहाज से आपको बता रहे हैं ये सूर्य ग्रहण कैसा होने वाला है। बिल्कुल पयोधी, और कुछ ही देर में तस्वीरें भी आने लगेगी तो वो भी हमारे दर्शक सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे, हम यहाँ पर वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चा हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, अब एक बार यहाँ पर पारुल चौधरी जी, मैं आपका रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी कि आप किस तरीके से देख रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगी। मैं उस पर तो आऊंगी राशियों के हिसाब से, क्योंकि नफा नुकसान जब ज्योतिष आचार्य की बात होती है तो वो करते हैं, लेकिन ग्रहण का प्रकृति पर, इंसानों पर किस तरह से असर। अभी जैसे मैं सुन रही थी इन्हीं को, आपके एस्ट्रोनॉमर्स को, असर नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। तो अब ये खुद ही बोल रहे हैं विज्ञान की घटना है, तो नेगेटिव रेज ही तो आ रही, तभी तो हम मना करते हैं खाना पीना आप मत खाइए, क्योंकि नेगेटिव रेज होती हैं वो खाने के अंदर भी आती हैं, इसीलिए मना किया गया। ज्योतिष में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आप खाना ना खाइए, आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं अभी ही क्यों आ रही हैं? जब शनि ने गोचर किया, जब ग्रहण लगा और आज अमावस्या भी लगी, कल ही क्यों हुआ? बिल्कुल। और अगर आप चंद्र ग्रहण भी देखेंगे 14 दिन पहले, उस टाइम पे भूकंप आया था। ये जो बोल रहे हैं ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये तो इवेंट्स है, ये तो होने ही है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी। इनको शायद नॉलेज थोड़ी सी कम है, मुझे लगता है विज्ञान की थोड़ा सा नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी। अगर इनको नहीं पता डैट मीन्स ये नहीं होता नहीं है, होता सब कुछ है। क्योंकि अभी आप 15 दिन पहले हम उठा के देंगे, जब 14 मार्च को आया था चंद्र ग्रहण, तब भी बहुत भूकंप आया था और दिल्ली में सबसे ज़्यादा उसकी तीव्र गति थी और पूरी की पूरी दुनिया हिल गई थी। रात को 3 बजे भी पता चल रहा था सबको नींद में भी कि इतना तेज भूकंप आया है। कल थाईलैंड में भी आया है, म्यांमार में भी आया है, और दिल्ली में हम कह रहे सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा, तो दिल्ली में क्या बहुत हल्के से झटके महसूस हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई। चलिए फिर अनिका से इस पर रिएक्शन लेते हैं। संजीव जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अनिका, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज करना ये ज्योतिष आचार्यों को अच्छा नहीं लग रहा, जो आपने कहा कि आप इसे ज्योतिष की दृष्टि से नहीं देखती हैं, आप राशियों पर नहीं मानती हैं, वो उनका ये कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं से ये जानना चाहती हूँ कि जिस बैक्टीरिया की ये बात कर रही है, जिस हार्मफुल रेडिएशन की बात ये कर रही हैं, क्या ये रेडिएशंस नॉर्मल डेज में नहीं आती है धरती पर? नहीं, फिर आप रेडिएशन क्यों बोलते हो? फिर आप क्यों बोलते हो सोलर इक्लिप्स आया? आप क्यों बोलते हो नेकेड आई से मत देखा करो इसको? मैम, उसका रीजन है क्योंकि जो हमारा आईज का स्ट्रक्चर है वो कन्वेक्स लेंस की तरह है, और कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है कि वो सारी लाइट को कन्वर्ज करेगा हमारी रेटिना पे, तो जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हमारी आईज को परमानेंटली डैमेज कर देता है। और ये हम सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन नहीं बोलते हैं, हम हमेशा ये चीज बोलते हैं नॉर्मल डेज में भी। और इवन जो हम बोलते हैं कि हमें सूर्योदय के टाइम सन को देखना चाहिए, सूर्यास्त के समय देखना चाहिए, आंखों के लिए अच्छा है, नहीं, हमें तब भी नहीं देखना चाहिए। तो हम कभी नहीं बोलते कि सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन सन को नेकेड आई से मत देखो, हम बोलते हैं कभी भी सन को नेकेड आई से मत देखो। जी अनिका, देखिए, आप ज्योतिष को नहीं मानती हैं, इसमें हम नहीं कहते हैं, रिफोर्स नहीं करते हैं कि आप ज्योतिष को मानिए, लेकिन आप देखते होंगे कि आपके साथ तमाम बच्चे पढ़े होंगे, उसमें कोई वैज्ञानिक हो गया, कोई गणितज्ञ हो गया, कोई राजनीतिज्ञ हो गया, कोई कूटनीतिज्ञ हो गया, कोई अर्थशास्त्री हो गया, कोई कुछ हुआ। तो ये सब ग्रहों की भूमिका है जीवन में, तो ग्रहों को पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं योग होगा जिसके नाते आप एस्ट्रोनॉमर बन गई, नहीं तो आप कलाकार बन जाती, आर्टिस्ट बन जाती, फिल्मकार बन जाती। तो ज्योतिष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आपको अनिका समझने की जरूरत है। ज्योतिष को सीधे से आप नकार नहीं सकती हैं, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है। और ज्योतिष से देखिए आपके एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत भारी अंतर है। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि आप ग्रहों के, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, ग्रहों के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आप बताते हैं, ग्रहों के बारे में देखते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है, और जो एस्ट्रोलॉजी उससे ऊपर होता है, वो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भूत भविष्य वर्तमान की परिकल्पना कर लेता है, उसकी प्रेडिक्ट कर देता है। जब आपका विज्ञान अगर आप देखेंगे तो विज्ञान आपका बहुत पीछे है, आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। आपको उनका रिप्लाई सुन लेते हैं। अनिका बोलिए। सर, आप घुमा फिरा के सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, आप चाहे इसे इस तरीके से बोले, लेकिन आप बोल एक ही चीज रही है जो मैं समझ पा रही हूँ। सर, सम्राट अशोक को बोला गया था कि आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके हाथ में वो रेखा ही नहीं है। किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था कि आपके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं? किसने लिखा था? मुझे बोलने दीजिए या तो संजीव जी, फिर आप इस पर मैं चाहती हूँ रिएक्शन। पारुल, अरविंद जी, आप लोग भी रुकिएगा, संजीव जी इस पर रिएक्शन देंगे। पहले अनिका अपनी बात पूरी करिए।
हाँ जी, शुक्रिया। तो सम्राट अशोक को बोला गया आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे, और हम सब जानते हैं अशोक कितने बड़े राजा हुए। उन्होंने चाकू उठाया और वो लाइन क्रेव कर ली अपने हाथ में। तो ये सारी चीजें, मुझे क्या फ्यूचर में बनना है, मेरा पास्ट कैसा रहा, ये सारी चीजें बहुत दूर की बात है। हमें अपने वर्तमान अनिका, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, मैं चाहती हूँ मैं उसे ले फिर अरविंद जी के पास जाऊंगी। प्रिडिक्शन जो एक टर्म है, ये तो साइंटिफिक टर्म भी है, यूज किया जाता है, इसे बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज करते हैं। टेलीपैथी, इसे भी यूज किया जाता है बड़े बड़े ऑपरेशन में, डिफेंस में इसका बहुत महत्व है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं, मैंने आपसे इसलिए पूछा ना, ज्योतिष शास्त्र है बहुत डिस्टाइंड है, इसका अब जो इसका प्रसार है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ना केवल सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो क्या इसे आप विज्ञान से जोड़कर ही नहीं देख रहे? इसे नकार देना क्या सही है? लाइव चल रहा। मैम, मैं इसको बिल्कुल नहीं जोड़ती हूँ। ये विज्ञान से बस उतना ही जोड़ा है जैसे हम राशि की बात करते हैं। तो हमारे ओवरऑल 88 कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, और सन का पाथ इक्लिप्टिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के तहत हमारा सन मूव करता है, उसके अराउंड मूव करता है। तो जो कॉन्स्टिलेशन सन के इक्लिप्टिक पाथ पे फॉल करते हैं वो हमारे जोडिएक साइंस होते हैं, इसीलिए हमारे 12 जोडिएक साइन है आउट ऑफ 88 कॉन्स्टिलेशंस। सो बस इतना ही मैं बोलूंगी कि जोडिएक साइन उसके अंतर्गत डिसाइड किया जाता है, बट इसका कोई प्रभाव नहीं है हमारे जीवन पे, निजी जीवन पे। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है वो सिर्फ मैं ही तय कर सकती हूँ। सर ने बोला आपको एस्ट्रोनॉमर बनना था क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा था। मैम, अगर कल को मैं चाहूँ कि मेरे को मॉडलिंग करनी है लेट से, और मैं उस फील्ड में उतर जाऊं, मैं अपने पे काम करूं, तो क्या मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती? फिर सर आके बोल देंगे कि क्या पता कि आपको कलाकार नहीं, बनना था लेकिन उसके बाद। स्टार्स, देखिए स्टार्स तो ये प्लैनेट्स सारी की यहाँ पर चीजें बात हो रही है, आप भी उसको तो मानते हैं ना। इसीलिए देखिए ज्योतिष, और थोड़ी देर पहले बात कर देना पयोधी आप ही की, ज्योतिष के साथ विज्ञान भी मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। बिल्कुल, मैं आऊंगी अनिका, यहाँ पर उन्हीं प्लैनेट्स, उन्हीं स्टार्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन संजीव जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया, तो एक रिएक्शन उनका भी। संजीव जी, इतनी डिस्कशन यहाँ पर हुई, क्या आप इनसे इत्तेफाक रख रहे हैं? और आज सिर्फ सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि आज शनि अमावस्या भी, ये जो एक महायुति है, ये जो एक संयोग है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका क्या प्रभाव, उसी का प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा है ये जो डिबेट हो रही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, ये सब इसी का प्रभाव है। हाँ। कि जो सच सामने दिख रहा है जी, और उसको ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इसी का प्रभाव है। मन में भ्रम होना, जीवन में भ्रम होना, यही ये सूर्य ग्रहण दर्शाता है। कैसी कैसी ये घटनाएं हुई हैं, अब आप मानती नहीं है। हमारे यहाँ स्वरभानु नाम का दैत्य था जो सूर्य चंद्रमा के मध्य में अमृत पान करने गया बेईमानी से। तो अब उसको सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उसकी गर्दन काट दी। तो वो उसका ऊपर का जो है वो राहु बना, नीचे का जो धड़ है वो केतु बन गया। तो तब से ये जो हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा में जिनकी चर्चा है, तो तब से ये राहु एक बन गया और एक केतु बन गया। तो राहु केतु सूर्य चंद्रमा पर बदला लेने के लिए, क्योंकि इनके इशारे से मेरी गर्दन कटी, सूर्य चंद्रमा के इशारे से। हाँ। तो अब अपिधावत वैरधि, ये हमारे सनातन धर्म शास्त्र में लिखा है। तो सूर्य पर राहु जब ग्रसण करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण माने ग्रसना, उसको स्वीकार करना, पकड़ना, तो ये चीज है। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है और बहुत लोगों को कष्टदायक होता है। प्रायण सर्वेशाम अशांति करा, इन ग्रहों के बारे में हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, प्राय ये सभी को अशांति प्रदान करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, और इनको भी देते हुए अब ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और पता लगा पीछे 25 ज्योतिषियों के पास में छुप छुप करके मिलने जाती होंगी। ये जिम्मेदारी का बयान है। खैर चलिए, मैं चाहती हूँ कि ये बहस से ज्यादा चर्चा बने, वो इसलिए क्योंकि हमें ये समझना है कि क्या इसका असर होने वाला है। मुस्कान, मैं आप ही के पास वापस आ रही हूँ। वो सवाल जो मैंने छोड़ा था शुरुआत में कि क्या चंद्रमा पर भी इसका असर होगा, क्योंकि खगोलीय घटना है और लोग ये एज्यूम करते हैं कि क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा धैर्य का प्रतीक है, और जो उसकी रोशनी है सूर्य के मुकाबले बहुत कम होती है, कितना असर पड़ेगा अगर वो भी ढक जाएगा तो? देखिए, पहली बात तो जो आपने बोला चंद्रमा की रोशनी सूर्य के कंपैरिजन में कम होती है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मून की खुद की लाइट ही नहीं होती जी। मून एक रॉक है। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट नहीं है ना। तो मून जो है, मून की लाइट वो सन से मिलती है। मून एक रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करता है, मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे हमारा जो आपने बोला कि कितना ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा की रोशनी पे, तो इसमें यहाँ पे एक टर्म आती है मैग्नीट्यूड, कि सोलर इक्लिप्स किस मैग्नीट्यूड का है। तो इस टाइम का जो सोलर इक्लिप्स का मैग्नीट्यूड है वो है अराउंड 0.93।
सो इस पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा रोशनी के ऊपर। वो इट्स जस्ट, अगर मैं एक टॉर्च आपके सामने रखूं और मैंने उस टॉर्च के आगे अपना हाथ रख लिया, तो ये तो डेफिनेटली सी बात है कि वो जो ये जो टॉर्च की रोशनी है वो आप तक कम जाएगी, क्योंकि मैंने हाथ से ढक लिया। इन द सेम वे जो मून है वो सन के आगे आ गया, वो रोशनी जो है उसने ढक लिया है, बस यही इसका फर्क है। और अगर मैं पहले की बात करूं, यहाँ पे सबको मैं देख रही हूँ कि पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे ये हुआ था, जो भी है। अगर मैं बात करूँ 2022 में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था और एस्ट्रोलॉजर्स ने सीधा बोला था कि हमारी विजय ही है, प्रॉपर हम जीतेंगे। तो वो 168 रन इंडिया ने बनाए थे और जो उसके सामने इंग्लैंड खड़ी थी उसकी एक भी विकेट नहीं गिरी थी, और ये उन्होंने ये बोला था बिल्कुल टाई अप मैच होगा और बहुत अच्छे से हमारी इंडिया जीतेगी। तो मैं क्या वो उन एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकती हूँ कि हमारी इंडिया उस 2022 में क्यों नहीं जीती? क्या उनका भाग्य खराब था, या उस टाइम सोलर इक्लिप्स था, या लूनर इक्लिप्स था, या उनका कुछ भी रीजन हो सकता है? वो मेरे को पूछना है। ठीक है मुस्कान, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें दोनों ही तरह की बातें जो हैं वो सामने आती है। उसमें जो पॉजिटिव कहते हैं वो भी सामने आता है, जो नेगेटिव कहते हैं वो भी सामने आता है। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है, पारुल जी आपका काउंटर मैं चाहूंगी मुस्कान जी की बात पर, कि आप, क्योंकि आप जो कह रही है ना कि इस वजह से भूकंप आते हैं, इस वजह से आग लगी, या तमाम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वो तो ये कह रही है कि ये एक फिनोमेना है। जी बिल्कुल, अभी जो इन्होंने कहा उस टाइम पे टीम क्यों नहीं जीती, तो ऐसे और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स होंगे इनके साथ कॉम्पिटिशन्स करने बैठे होंगे, इनसे ऊपर होंगे इस टाइम पे, जिनको ज़्यादा नॉलेज होगी, इनको थोड़ी कम होगी, है ना। तो हर स्टेटस के इंसान होते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या शोध करा क्या नहीं करा। अगर आप मेरी वीडियो न्यूज़ 18 या किसी और चैनल पर उठा के देंगे तो मैंने तो बोला था नहीं जीतेगी इंडिया, अगर हम किसी का भी शोध करें तो। अब आपकी मैं बात ले लूँ, 12 लोग होते हैं, 12 लोग की अलग पत्रियाँ होती हैं, जन्म कुंडलियाँ होती हैं, सामने वाले की अलग है, हमारी अलग है। तो किसके ग्रह भारी थे तो कौन भारी पड़ा उस टाइम पे, किसका बल्ला ज़्यादा चला, तो वो आप ना ये बहुत ही लंबा ना डिबेटिंग वाला बात हो जाएगी, तो वो मैं करना नहीं चाहती। हम कम टू द पॉइंट, हम सूर्य ग्रहण पर ही आएंगे। अभी वो तो बोल रहे थे, आपके जो एक साथी थे उन्होंने बोला कि ये विज्ञान ही नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ 12 ग्रह हैं वहाँ पे, तो मैं इतना ही मानती हूँ कि उनको 12 ग्रहों को ज़ोडिएक का नाम दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि मानते हैं तभी दे दिया गया, अदरवाइज तो कोई नाम भी ना देता इसका। अगर आप लोग मान रहे हो वो ज़ोडिएक के साइंस हैं, दैट मीन्स वो रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और ये बात बिल्कुल सही कही अभी आचार्य जी ने भी यहाँ पर, कि ये छुप के भी पूछते होंगे। मैं इतने क्लाइंट्स दिखा दूंगी कि यहाँ पर बैठ के कोई बोलेगा हम नहीं मानते, पीछे से बैठ के सब हमसे पूछ रहे होते हैं। ये तो बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा ना पारुल जी। खैर मैं चाहती हूँ इसी पर हम रहें। संजीव जी ना मानना, मैं ये कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि अब तो समय भी हो चुका है सूर्य ग्रहण का, है ना। तस्वीरें आती रहेंगी, हम दर्शकों को दिखाएंगे और फिर अनिका और से हम और मुस्कान से उस पर हम समझेंगे, साइंटिफिकली समझेंगे। आप लोग जो इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं, तो इसको बीच बीच में ठीक है आप लीजिएगा चुटकी। लेकिन मैं संजीव जी मैं ये कह रही हूँ, बर्फ पड़ेगी दिल्ली में, संजीव पड़ेगी। उस दिन तो ओस भी नहीं पड़ी थी मैम, आप लोग भी झूठ बोलते हो। अच्छा नहीं फिर तो और सुनो, संसार में केवल ज्योतिष है जो भगवान के जन्म कर्म को भी जानती है, संजीव जी, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। आपको भी कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही के ज्ञान से पहले दो तीन सवाल हम हिमानियों, मेरे बड़े सवाल हैं, हमारे दर्शकों के बड़े सवाल हैं आप लोगों से, पहले वो जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा आप सीधा सीधा कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका असर, जब हम राशियों की ही बात कर रहे हैं अभी, तो पहले मैं राशियों पर ही जान लेती हूँ। तो आप मुझे बताइए कैसा इसका असर पड़ेगा, किन्हीं 4 राशियों के बारे में आप बता दीजिए, आगे फिर मैं उन लोगों से पूछूंगी। देखिए ये तो सूर्य ग्रहण का जो असर है प्राय, ये समझ लो बड़े ध्यान से कि प्राय लोगों को थोड़ा सा नुकसानदायक ही रहता है, पर कुछ राशियों को फायदामंद भी होता है। जैसे अब मेष राशि पर थोड़ा बहुत फायदा भी रहेगा, क्योंकि अब मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है। अब मेष राशि वाले या मेष लगन वाले जो जातक है, उनका शनि यदि कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च स्थिति में है, या स्वग्रही है, या मित्र ग्रही बहुत अच्छी जगह में बैठा है, तो निश्चित उनको फिर भी ये फायदामंद होगा। लेकिन जिनका मान लीजिए नीच का है या फिर बहुत अच्छे घर में नहीं बैठा अच्छी राशि, तो उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। वृषभ राशि में ठीक रहेगा, फायदा रहेगा। मिथुन को भी चलता फिरता फायदा ही करेगा, पर किसी भी जातक को डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण से डरे नहीं, पर मुझे लगता है कि अपने जो अपना ग्रह है, जो अपना उसके निमित्त यदि आप दान करते हो, पुण्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, गंगा स्नान करते हो, तो आपके सारे ग्रह वाकई में ठीक हो जाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं ग्रहण से। पर हाँ देखो, सद आचरण करें, धर्माचरण करें, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, तो निश्चित वो ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और ऐसे ही आपकी मिथुन राशि में भी लाभ रहेगा। कर्क राशि में भी आपको थोड़ा भगवान शिव पर जाकर के दूध जरूर चढ़ाएं,
और चंद्रमा को प्रसन्न करें और ये सब खुशहाली होने वाले, आनंद होगा सबके जीवन में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब चूंकि पयोधी आपने जब राशि की शुरुआत की है तो एक बार पहले राशियों पे ही हम बात कर लेते हैं। आगे की और 4 राशि में त्रिपाठी जी आपसे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की अगर बात करूं, क्योंकि सिंह के लिए ये कहा जा रहा है कि अब ढैया जो है वो उसकी शुरू हो रही है। जी देखिए हिमानी, अब हमारी बारी है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की। तो हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और इस समय सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कुंडली में मकर, कुंभ और तुला राशि पर अगर शनि है तो सिंह राशि का फल बढ़िया होगा। अगर नहीं है तो उनके लिए तनाव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति उनकी डवाडोल हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि अपने को स्वविवेक से काम लेना चाहिए, बड़ों की राय मानना चाहिए और उतावलेपन में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उनका विजन है, आइडिया इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, शेयर है, ट्रेडिंग, उससे आपको धन मिलेगा। अगर आपने कोई बड़े लेवल पर विजन बना रखा है तो विजन आपका इंप्लीमेंट होगा और आपके सपने पूरे होंगे। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग से बड़े लेवल पर आपका धनागम हो सकता है। यदि आप पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं अपने संतानों के बारे में तो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। खासतौर से जो खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाले जातक हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो फिल्मकार हैं उनकी फिल्में हिट हो सकती हैं और वो पुरस्कृत भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक है आपको ध्यान रखना कि बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट करती है और तुला राशि पर शनि उच्च का होता है। तो उनके लिए यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाभदायक सिद्ध होगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं या ग्रंथ लिखते हैं तो आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं, आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो आप बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, बड़े लेवल पर राजनीति में आपको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। और अगर आप सेना में हैं या भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं तो आप सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। आपके लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वृश्चिक राशि वाले जाते हैं उनको ध्यान रखना है कि आप कोई भी गाड़ी तेज न चलाएं और रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई विवादित प्रॉपर्टी न खरीदें, विवादों से बचें, कंट्रोवर्सी में न पड़ें। आपको जो बात अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें और आप एग्रेशन में न जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। और आपको क्या करना है कि अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपके माता पिता, गुरु या बड़े भाई जो आपके वेल विशर हैं उनकी राय जरूर लें, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है, आप बिल्कुल। और जो बची हुई 4 राशियां हैं उनका भी फटाफट से हम जान लेते हैं, फिर और चर्चा करेंगे आगे। पारुल, आपसे मैं चाहती हूँ आप बताएं। जो धनु राशि है उनके चतुर्थ भाव में शनि देव जी गोचर कर रहे हैं और उनकी ढैया भी स्टार्ट हो रही है और उनका नेत्र भी उन पर पड़ रहा है केंद्रित से होकर। तो धनु राशि वालों को मैं बोलूंगी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। लोहे के पाँव में आ रहे हैं शनि, जब भी लोहे के पाँव में आते हैं ना थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, डरने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं सावधानी पूर्वक यानी सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो भी अवॉइड कीजिए। शॉर्ट टर्म मनी इन्वेस्टमेंट में आप ना जाएं। अगर हो सके तो आप लंबी इक्विटी ले सकते हैं। और अगर आप अभी गाड़ी या भवन या ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप सोच समझ के लीजिएगा, मिला जुला प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है इनको अपने परिवार से दूरी बनानी पड़े या फिर इनके अपने परिवार से दूरी हो जाए इस समय के लिए, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का दशम भाव में गोचर हो रहा है, उनके लिए शुभ रहने वाला है और चांदी के पाँव में आएगा। तो चांदी के पाँव में ऐसा होता है कि हम ना हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद ही हमको सफलता मिलती है। एक चीज़ होती है हमको चांदी की प्लेट सामने मिल जाती है, एक होती है हमको पैसे खर्च के खरीदनी पड़ती है, फिर आपको उसका सुख भोगने को मिलता है कि हमने ये खरीदा है। तो वैसे ही होगा, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप घबराए ना। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखिए। थोड़ा सा आपका अलगाव हो सकता है अपनी घर गृहस्थी के मामले में। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। मकर राशि की तो ऑलरेडी आपको पता 7:30 खत्म हो रही है। शनि महाराज जी जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है देकर ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी मकर राशि वालों को। यानी कि अभी सुख का समय भी है और थोड़ा सा दुख का ये है कि मेहनत करने का समय आज भी है आपका। बाकी आपकी कुंडली में देखिए कहाँ पे गोचर हुआ है आपका शनि। अदरवाइज मैं बोलूँगी जीवन साथी के लिए सुख सुविधाएं आप लेकर आएंगे या आपको अपने जीवन साथी से फायदा होता हुआ दिख रहा है। जिसके मंगल कार्य रुके हुए थे यानी शादी, अर्चने आरती, शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है इस वो समय में उनका। और ये मैं 51 दिन की बात नहीं कर रही, मैं आने वाले 2.5 सालों की बात कर रही हूँ। 2.5 साल इनके लिए अच्छे शुभ रहने वाले हैं।
नए कार्य कर सकते हैं, ये कोई भवन लेना चाहते हैं। इस साल पैतृक संपत्ति मिलने के योग इनको पूरे पूरे बन रहे हैं। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का आखिरी यानी तीसरा चरम चल रहा है इस टाइम पे शनि का। तो शनि देव इनके जो आए हैं वो चांदी के पाँव में भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो इनको देंगे, लेकिन वाहन का सुख भी ज़रूर देंगे। अगर आप प्लान कर रहे थे, बुक करा रखी थी आपने कोई अच्छा बड़ा वाहन, तो मिलने वाला है आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं 11वीं दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी, तो वहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने पार्टनर की बात समझ नहीं आएगी, यानी कि आपकी कंपैटिबिलिटी बैठते हुए नहीं दिख रही है इस टाइम पे, अनबन रह सकती है इनकी। तो हो सके तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सब कुछ आपका सुलझ भी सकता है इस टाइम पे। अब मीन राशि की हम बात करेंगे तो मीन राशि को बहुत डरा भी रखा है, 6 के 6 ग्रह मिल रहे हैं उधर, तो बहुत ही पहला उनका जो है दिमाग पे भी, अब दूसरा इनका चलन स्टार्ट हो रहा है, ढैया इनकी जो स्टार्ट हो रही है इस टाइम पे। बहुत डरे पड़े हैं मीन राशि वाले, लेकिन मैं बोलूँगी गुरु आपके स्वामी हैं तो डरने वाली बात नहीं है। तो जब गुरु आते हैं, मीन राशि हमारी क्या होती है, ज्ञान, तप और दान की। तो आप यानी तपस्या तप करते हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा, दान करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, यानी आप किसी की झूठी गवाही नहीं देते हैं, झूठा किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, या आप किसी की चुगली में अपना साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शनि दे के भी जाएंगे। क्योंकि जब बृहस्पति आते हैं ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं शनि को, तो बुरे प्रभाव इतने दे नहीं पाते। अभी चेस्ट का ख्याल रखिए, जैसे कार्डियक हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें होती भी दिख रही हैं। किसी को माइनर सी भी चेस्ट पेन है या बीमारी लग रही है, तो अपना हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप ज़रूर करा लें तो ही अच्छा रहेगा। तो मैं ओवरऑल बोलूँगी इनके लिए समय इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन हाँ 11वें भाव से इनका शुक्र देख रहा है, तो डेफिनेटली पैसों का इनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इनको कोई रुकी हुई या इनका कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा था, सॉर्टेड होता हुआ मिल जाएगा इनको अभी, तो शनि इनको फ़ायदा भी देकर जाने वाले हैं। हो सके तो इस टाइम पे थोड़ा सोच समझ के ही चीज़ें आगे बढ़ाएं, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगी। जल्दबाजी में अपनी संतान से या फिर अपने घर में बना के चलेंगे, सुख समृद्धि ही तभी आएगी। और आप पूजा पाठ करते रहिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जल्दबाजी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए ना, पयोदी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। और अभी बड़ी मजेदार बात है, मैं जब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ ज्योतिष और विज्ञान की बात कर रहे हैं। आप ज्योतिष में ही देखिए, अभी देखिए हमने 12 राशियां निपटा दी हैं, यहाँ पर 12 राशियों की बात कर लिए, लेकिन उसमें भी अब ऐसा जरूरी नहीं है कर्क राशि अगर मैं भी हूँ, कर्क राशि अगर आप भी हैं, उसमें लगन, उसमें जब जन्म हुआ तब, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब पर जाएगा उस तरीके से, वो भी कंफ्यूजन वो तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कौन सी लगन राशि है, नाम से क्या होता है, नाम राशि से, डेट ऑफ बर्थ से, ये बहुत कंफ्यूजन है, इसको भी हम दूर करेंगे। तो ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी मानी। बिल्कुल, और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।